आज का वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और बहुत ही काम का वीडियो है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और पूरे वीडियो को आपको देखना है। तो इस पूरे ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि क्या मामला था और किस प्रकार से कहाँ कहाँ किस न्यायालय में वह चला। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या करा है कि ये जो एक खेत हमने यहाँ पर लिया है, ये खेत काल्पनिक है, लेकिन ये जो दो नाम हमने यहाँ पर लिए हैं, ये दोनों नाम एक प्रकरण के वास्तविक नाम है। और उस प्रकरण में क्या हुआ था, वह प्रकरण कहाँ कहाँ तक चला था और किस न्यायालय ने किस प्रकार के फैसले उस प्रकरण में दिए थे। तो उन न्यायालयों के नाम भी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इतने न्यायालय में वह प्रकरण गया था और किस न्यायालय से क्या फैसला आया था, वह एक एक करके हम यहाँ पर समझने वाले हैं। क्या हुआ था कि एक खसरा नंबर है, यह एक खेत है, जैसा कि हमने यहाँ पर बता रखा है 520, यह एक काल्पनिक है, ठीक है। लेकिन ये दोनों नाम, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह वास्तविक है। यह खेत जो है यह किसका है, कलावती का है, ठीक है ना। यह भूमि स्वामी आगे मैंने लिखा है। यह खेत जो है यह कलावती का है और कलावती इस खेत की भूमि स्वामी है। राम स्वरूप जो है ये अपने आप को कब्जाधारी बताता है, ठीक है। कब्जाधारी बताता है मतलब इसका यह कहना है, इस प्रकरण में जो प्रकरण चला था, इस प्रकरण में यह कहना है कि 520 खसरा नंबर जो है ये खेत है, इस पर राम स्वरूप का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। इस पर खेती बाड़ी का काम जो है वह भी राम स्वरूप कर रहा है। इसलिए राम स्वरूप का नाम जो है कलावती बाई के नाम के जो राजस्व अभिलेख है, अर्थात सरकारी दस्तावेज है, सरकारी कागज है, उन कागजों में इस 520 खसरा नंबर पर राम स्वरूप का नाम दर्ज किया जाए। और इस आशय की सहायता के लिए, अर्थात इस प्रकार का काम करने के लिए कि उसका नाम इस जमीन पर दर्ज हो जाए, इसके लिए राम स्वरूप क्या काम करता है कि एक आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है। कहाँ पर करता है, तहसीलदार महोदय की न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। कौन करता है, राम स्वरूप। ठीक है दर्शकों, मैं वापस से आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको बने रहना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो राम स्वरूप जो है यह एक आवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है और वही बात करता है कि ये जो खसरा नंबर है 520, इस जमीन पर जो राम स्वरूप का है वर्षों से कब्जा है और उसका कब्जा यहाँ पर दर्ज किया जाए। तो इसके लिए तहसीलदार महोदय जो क्या करते हैं कि राम स्वरूप का जो आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है, इस आवेदन पत्र को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद में कलावती जो है इसकी ज़मीन पर कब्जाधारी के रूप में राम स्वरूप का नाम दर्ज हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस बात की जानकारी जब कलावती को होती है, तो कलावती क्या करती है कि इस आदेश के विरुद्ध, तहसीलदार महोदय ने जो आदेश दिया है कि इस जमीन पर राम स्वरूप का नाम दर्ज किया जाए, इस आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील, है ना, क्योंकि तहसीलदार या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रथम अपील जो होती है वह उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष प्रस्तुत होती है। तो कलावती क्या करती है कि ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करती है ना, कि मेरी ज़मीन पर गलत तरीके से मेरी सुनवाई के बगैर जो है कि राम स्वरूप का नाम तहसीलदार महोदय ने दर्ज कर दिया। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय का जो आदेश है उसे निरस्त किया जाए। तो उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा क्या किया जाता है कि राम स्वरूप को भी सुना जाता है, राम स्वरूप को नोटिस जारी किया जाता है, कलावती को भी सुना जाता है और उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा जो प्रथम अपील है उसमें आदेश पारित किया जाता है कि तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है वह सही किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कलावती बाई जो है वह उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ से भी अपना प्रकरण हार जाती है। और फिर क्या होता है कि जब कलावती बाई यहाँ से प्रथम अपील हार जाती है, तो ऐसी स्थिति में कलावती जो है वह द्वितीय अपील जो है वह अपर आयुक्त के यहाँ पर करती है। कहाँ पर करती है, कमिश्नर महोदय के यहाँ पर द्वितीय अपील प्रस्तुत करती है कि तहसीलदार महोदय ने गलत आदेश किया है, विधि और विधान के विपरीत अर्थात कानूनी प्रक्रिया और नियमों के विपरीत आदेश पारित किया है और उपखंड अधिकारी महोदय ने भी हमारी बात को नहीं सुना है। इसलिए तहसीलदार महोदय और उपखंड अधिकारी महोदय के
आदेश को निरस्त किया जाए और राम स्वरूप का जो कलावती की जमीन पर जो नाम दर्ज किया है कब्जाधारी के रूप में, उसे निरस्त किया जाए। तो ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त महोदय अपने प्रकरण में आदेश पारित करते हैं कि तहसीलदार महोदय ने और उपखंड अधिकारी महोदय ने गलत आदेश पारित किए हैं और कलावती जो है इसकी सुनवाई के बगैर, इसकी अनुपस्थिति में तहसीलदार ने जो राम स्वरूप का नाम कलावती की ज़मीन पर दर्ज किया है वह गलत आदेश है। इसलिए दोनों पक्षों की अर्थात राम स्वरूप और कलावती दोनों की उपस्थिति में प्रकरण की सुनवाई की जाए और प्रकरण का निराकरण किया जाए। तो अब ये आदेश जो हुआ, यह आदेश किसके खिलाफ हुआ? यह आदेश जो हुआ, यह जो कब्जाधारी अपने आप को बताता है राम स्वरूप, इसके खिलाफ हुआ। तो अब ऐसी स्थिति में राम स्वरूप जो है यह क्या करता है कि निगरानी राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्योंकि दर्शकों, जो अपील पेश होती है वह दो ही अपील पेश हो सकती है, प्रथम अपील और द्वितीय अपील। जब प्रथम अपील और द्वितीय अपील प्रस्तुत हो चुकी है तो इस आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत होगी और वह निगरानी जो है राम स्वरूप पेश करता है और वह पेश करता है राजस्व मंडल के समक्ष। अब दर्शकों, राजस्व मंडल का जो फैसला आता है उससे पहले ही इन न्यायालयों में जब प्रकरण चलता है तहसीलदार महोदय के यहाँ, उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ और अपर आयुक्त महोदय के यहाँ पर, ये यहाँ पर जब वो प्रकरण चलता है जो मैंने पहले बताया, यह प्रकरण चलता है, तो इस प्रकरण के विचारण के दौरान ये राम स्वरूप क्या करता है कि एक सिविल वाद जो है व्यवहार न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट में पेश कर देता है और सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के बाद में वह यह सहायता सिविल न्यायालय से मांगता है कि इस जमीन पर, ये ज़मीन है कलावती के नाम की ज़मीन है, लेकिन इसका कब्जाधारी जो है यह राम स्वरूप है और वर्षों से यह यहाँ पर खेती करता आ रहा है। इसलिए इसको प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अर्थात विरोधी आधिपत्य के आधार पर इसको राम स्वरूप को इसका मालिक घोषित किया जाए। इसी सहायता कहाँ से मांगता है? ये सिविल न्यायालय से इस प्रकार की सहायता मांगता है। अब जब राजस्व मंडल के समक्ष यह निगरानी भी राम स्वरूप प्रस्तुत करता है तो इस निगरानी में राम स्वरूप का तर्क रहता है कि तहसीलदार महोदय ने सही आदेश पारित किया है, उपखंड अधिकारी महोदय ने भी कलावती की अपील को सही खारिज किया है और अपर आयुक्त महोदय जो है इनके द्वारा जो आदेश पारित किया है कि उभय पक्षों की अर्थात दोनों पक्ष की, इन दोनों पक्ष की उपस्थिति में प्रकरण का निराकरण किया जाए, तो यह आदेश जो है यह गलत है। ऐसा किसका कहना रहता है? राम स्वरूप का कहना रहता है कि अपर आयुक्त महोदय ने जो आदेश पारित किया है यह आदेश गलत किया है, इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाए और इन आदेश को यथावत रखा जाए तथा सिविल न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत है और वहां पर स्वयं को मालिक घोषित करवाने के लिए इसने दावा पेश किया है। इसलिए ये जो निगरानी है यह स्वीकार की जाए और इन दोनों आदेश को यथावत रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में जो राजस्व मंडल है इनका ऐसा कहना रहता है कि जो आवेदन पत्र राम स्वरूप ने तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115, 116 और धारा 32 के तहत प्रस्तुत किया गया था और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 और 116 जो है वह त्रुटि सुधार के संबंध में है। यदि राजस्व दस्तावेजों में अर्थात सरकारी कागजों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो उसको सुधार करने के लिए बनी है और धारा 32 जो है उसमें भी कहीं कब्जा दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। धारा 115, 116 कब्जा दर्ज करने के संबंध में नहीं है और न ही नई कोई एंट्री करने के संबंध में अर्थात कोई नई प्रविष्टि राजस्व दस्तावेजों में करने के संबंध में नहीं है। दूसरी बात, राजस्व मंडल ने अपनी निगरानी के आदेश में यह भी कही कि धारा 121 जो है वह सर्वे के संबंध में है और सर्वे जो होता है, सर्वे में पटवारी को या राजस्व अधिकारी कर्मचारी को केवल इतना अधिकार है कि जो जिस खेत का सर्वे हो रहा है उस सर्वे में केवल राजस्व अधिकारी या कर्मचारी को केवल इतना अधिकार है कि जिस खेत का सर्वे हो रहा है उस खेत में
क्या फसल बोई गई है इसकी एंट्री राजस्व कर्मचारी अधिकारी कर सकते हैं। इस बात की एंट्री वे नहीं कर सकते हैं कि यह फसल किसके द्वारा बोई गई है, अर्थात किसका कब्जा है, किसने फसल बोई है, इस बात की एंट्री करने का राजस्व अधिकारी कर्मचारी को अधिकार नहीं है। वे केवल फसल बोई है, कौन सी फसल बोई है इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आदेश में लिखते हुए दूसरी बात उन्होंने यह कहा कि सिविल न्यायालय में यदि कोई वाद विचाराधीन है तो सिविल न्यायालय का जो फैसला है यह राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है, लेकिन सिविल न्यायालय ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय भविष्य में जो भी फैसला देगा वह राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी रहेगा और उस अनुसार जो है पुनः यदि रामस्वरूप को कब्जाधारी के आधार पर मालिक घोषित कर दिया जाता है तो इस खसरा नंबर के राजस्व दस्तावेजों में रामस्वरूप का नाम दर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन तहसीलदार महोदय और उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा इन दोनों के द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं ऐसा कोई प्रावधान मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किसी धारा में या नियम में नहीं है कि इनको इस प्रकार से किसी अन्य भूमि स्वामी की भूमि के राजस्व दस्तावेजों में किसी अन्य कब्जाधारी का कब्जा दर्ज करने का अधिकार हो। तो ऐसी स्थिति में राजस्व मंडल के द्वारा क्या किया जाता है कि इन दोनों के जो तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया था उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जाता है। राजस्व मंडल के द्वारा तहसीलदार महोदय के आदेश को भी निरस्त कर दिया जाता है और उपखंड अधिकारी महोदय के आदेश को भी निरस्त कर दिया जाता है और अपर आयुक्त महोदय के आदेश को भी निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है राजस्व मंडल का कि जब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि किसी अन्य भूमि स्वामी की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा दर्ज कर दिया जाए, तो जब ऐसा प्रावधान नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो अपर आयुक्त महोदय ने जो आदेश दिया है कि उभय पक्षों की उपस्थिति में प्रकरण का निराकरण किया जाए, तो जब प्रावधान है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में उभय पक्षों की उपस्थिति में भी प्रकरण का निराकरण किया जाना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि प्रकरण जो है वह विचारण योग्य ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजस्व मंडल ने निगरानी को निरस्त कर दिया गया, जो निगरानी रामस्वरूप के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली कानूनी जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।